गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो अपक्षय होता है, जो अपन ने पढ़ा था अनाच्छादन का एक प्रकार होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था अनाच्छादन, अपक्षय, अपर्दन या वहत अपर्दन या सामूहिक अपर्दन के द्वारा होता है। तो अपन ने उसमें पढ़ा था कि अपक्षय अपन ने पढ़ा था कि ये मुख्य रूप से 2 या 3 प्रकार से होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था भौतिक अपक्षय और उसके जो होने के प्रमुख कारक कौन कौन से थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम मुख्य रूप से अध्ययन करेंगे जो रासायनिक अपक्षय है वो किस किस प्रकार से होता है। तो रासायनिक अपक्षय के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो भौतिक अपक्षय अपन ने पढ़ा था कि एक भौतिक अपक्षय होता है, एक जैविक अपक्षय होता है, एक रासायनिक अपक्षय। तो आज हम रासायनिक अपक्षय के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसकी क्या परिभाषा। जैसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सेलों का जल व गैस की सहायता से, यानी कोई भी ऐसी क्रिया होगी किसी भी चट्टान के साथ में जल या गैस के माध्यम से, तो वो चट्टान यानी जल व गैस की सहायता से टूटना प्रारंभ हो जाएगी, या वो गुलना प्रारंभ हो जाएगी जैसे पानी में, या वो सड़ जाएगी जैसे कहीं आंतरिक भाग में तो वो सड़ जाएगी किसी की कारणवश या किसी गैस वंश, या वो नए यौगिकों का निर्माण कर देगी। उनसे क्या होगा, आपके नए यौगिक के रूप में बदल जाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं ना कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो भूस्खलन होता है, कभी कभार जो जीव जंतु पेड़ पौधे जीवाश्म में जो पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और उनके करोड़ों वर्षों के बाद की क्रिया के बाद में एक नए मिश्रण या यौगिक के रूप में अपन को प्राप्त होता है। जैसे कोयला है, जो औषधि सेलों से जो प्राप्त होता है, कोयला है, पेट्रोल है, खनिज है, ये तो अपन इनसे मान सकते हैं कि वो एक रासायनिक अपक्षय का ही उदाहरण है, क्योंकि वो करोड़ों वर्षों के दबने के बाद में जो प्रक्रिया बाद में होती है वो सड़ने और गलने के कारण ही हुई है। वहाँ कोई ना कोई क्रिया हुई है, जल व या गैस के द्वारा या अन्य कोई भी क्रिया, तो उसको अपन कहते हैं रासायनिक अपक्षय। यानी नया जो पदार्थ बनेगा गुल करके या सड़ करके या टूट करके जो नए रासायनिक पदार्थ बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं, रासायनिक अपक्षय। फिर अपन बात करते हैं, अब रासायनिक अपक्षय में 2-4 प्रक्रिया है, अपन उन सब के बारे में बात करते हैं। जैसे एक होता है कि रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण के कारण होता है। अब ऑक्सीकरण के कारण कैसे होता है, जैसे बात करते हैं कि जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, जैसे अपन कहते हैं ना वायुमंडल में 20.94 ऑक्सीजन है, यानी 20.94%, और सबसे ज्यादा है आपके 78.08% नाइट्रोजन। तो अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं। जो वायुमंडल में जो उपस्थित है आपके ऑक्सीजन, वह जल में या ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जल में घुलकर, यानी जल जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन है जब जल के अंदर घुल जाएगी, यानी कहीं पर भी जल है वहां पर घुल जाएगी, यानी वहां पर घुलकर जो चट्टान होती है उनकी चट्टान के खनिजों को ऑक्साइड में, जब ऑक्सीकरण का जब रासायनिक क्रिया होगी, जब जल के साथ में या किसी खनिज के साथ में जब वो ऑक्सीजन जल के साथ में मिल जाएगी, तो वहाँ जो चट्टान है उनके साथ में कुछ रासायनिक क्रिया होगी। उनसे क्या होगा, जो ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं जो ऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं, क्या होते हैं, खनिजों को, सेल खनिजों को क्या कर देते हैं, ऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं। इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई भी यहाँ पर जल है, मान लो यहाँ पर जल, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन आई, इस जल के साथ में जब वायुमंडल की ऑक्सीजन जब क्रिया करेगी तो जो खनिज पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर, उनको या कोई भी चट्टान है पास में, तो उनको क्या करेंगे, उनके खनिजों को तोड़ देंगे, उस चट्टान को तोड़ देंगे। इस प्रकार की इसमें क्रिया होती है। इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे इन सेलों के शीघ्र अपघटन, यानी जल्दी से अपघटन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण में जल्दी से अपघटन होता है। इसको प्रभाव को सबसे अधिक लोहे के ऊपर अपन देख सकते हैं। जो इसका प्रभाव होता है ऑक्सीकरण का, वो कहां पर दिखेगा, अपन सबसे जैसे अपन कहते हैं ना लोहे के जंग लगना, तो वो जंग लगना क्या है, लोहे के साथ में जब वायुमंडल की ऑक्सीजन जल के रूप में, जब भी वायुमंडल में ऑक्सीजन तो रहती है और कहीं लोहा रहता है, जब वर्षा का जल उस ऑक्सीजन से क्रिया करके उस लोहे के पदार्थ के साथ में जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो उसके ऊपर जो जंग लग जाती है और एक ब्राउन सा आपको बुरी सी आपको एक पपड़ी टाइप उस लोहे की परत से उतर जाती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ कणों के रूप में छोटे छोटे ब्राउन कण हो जाते हैं, तो उनको अपन कहते हैं जंग लगना। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन थी, जब वर्षा जल के साथ वो मिलकर रासायनिक क्रिया करके उस लोहे के ऊपर जब रासायनिक क्रिया करती है तो जब जंग लग जाती है
ये प्रभाव आपको सबसे अधिक लोहे के खनिजों के ऊपर मिलेगा ऑक्सीकरण का। फिर बात करते हैं ये कहां पर मिलेगा, यह उष्ण प्रदेशों में, यह उष्ण आर्द्र प्रदेशों में, जहां पर ऑक्सीकरण का मतलब है जल की उपस्थिति होना। अब उष्ण प्रदेशों में नहीं, आर्द्र प्रदेश, उष्ण आर्द्र, जहां पर गर्मी भी होगी और जल भी होगा, उष्ण आर्द्र प्रदेशों में इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया का प्रभाव सर्वाधिक कहां होता है, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में। फिर अपन बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया होती है कार्बोनीकरण या कार्बनीकरण। क्या कहते हैं अपन, कार्बनीकरण। ये तो ऑक्सीजन का जब वायुमंडल के साथ में, ये वायुमंडल की ऑक्सीजन जब जल के साथ में क्रिया करके किसी भी चट्टान या लोहे के टुकड़ों के साथ में या लोहे के खनिजों के साथ में क्रिया करती थी, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जो ये कार्बनीकरण क्या होगा, ये अपन कह सकते हैं चूना पत्थर, जो चूना होता है ना, अपन कह सकते कैल्शियम, उनके साथ में ये क्रिया करेगी। जैसे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको अपन कहते हैं CO2, क्या कहते हैं, CO2, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वायुमंडल में, वो जल में मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल के साथ मिल जाएगी और उसमें कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जल के साथ मिलकर क्या बनाती हैं, कार्बनिक अम्ल बनाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब जल के साथ मिलेगी तो कार्बनिक अम्ल बनेगा और इसके संपर्क में आने वाली जो चट्टानें हैं, चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं, वहां पर इस प्रक्रिया को सबसे ज्यादा देखा जाएगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती हैं और इसके संपर्क में आकर चूना युक्त सेलें तीव्रता से क्या हो जाती है, गुल जाती है पानी में। यानी चूना होता ना वो पानी में घुलने वाला, तो वो इससे कार्बनीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कार्बनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। पहले कार्बनिक अम्ल बनेगा, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर, और जब कार्बनिक अम्ल के संपर्क में अगर कोई चट्टान आएगी या चूना पत्थर आएगा, तब जो वो प्रक्रिया के रूप में जब चट्टानों को तोड़ने की प्रक्रिया होता है उसको अपन कहते हैं कार्बनीकरण। जैसे अब ये कहां पर ज्यादा होगी, जहां पर चूना पत्थर ज्यादा होंगे, जहां पर चूने पत्थर की जो बहुलता वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर इसके प्रभाव को सर्वाधिक देखा जा सकता है कार्बनीकरण। फिर अपन बात करते हैं सिलिका पृथक्करण। अब सिलिका का मतलब होता है रेत का, यानी चट्टान का। पृथक्करण का मतलब चट्टान का टूटना या रेत का बिखरना, टूटना, अपक्षय होना। तो ये जैसे किस प्रकार होता है, सेलों से सिलिका के अलग होने की प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डिसिलिकेशन, डिसिलिकेशन, या अपन इसको कहते हैं सिलिका पृथक्करण कहते हैं। यानी कोई भी सेल है उसका अपनी चट्टान से या अपने मूल भाग से अलग होकर टूटना, इस प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे ये प्रक्रिया कहाँ होगी, आर्द्र प्रदेशों में, ये भी जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया हमेशा जल की उपस्थिति के कारण होती है। तो देखो आर्द्र प्रदेशों में आग्नेय सेलों पर जल क्रिया से सिलिका पृथक्करण हो जाती है और उनका अपक्षय हो जाता है। यानी जो आग्नेय इस प्रकार की सेल होती है, जो लावा से निर्मित सेल होती है, उनके ऊपर जब ये क्रिया होती है, या जो आग्नेय सेल अगर जल के साथ क्रिया करेंगे और उसके साथ में चट्टानों को क्या कर देंगे, धीरे धीरे तोड़ देंगे, अपक्षय कर देंगे, अपर्दन कर देंगे, तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, सिलिका पृथक्करण कहेंगे। यानी उस चट्टान का छोटे छोटे कणों के द्वारा टूट जाना ये होता है। ये भी आपके किसके द्वारा होगा, जल के साथ में होगा। यानी जो चट्टान होते हैं, सेल जो चट्टानें होती हैं, वो सेल चट्टान आर्द्र प्रदेशों में जब जल के संपर्क में आएगी जल क्रिया से, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, चट्टानों के कण हैं वो टूटने शुरू हो जाएंगे। फिर बात करते हैं, एक होती है जल योजन, ये तो मिट्टी का टूटना हो गया जल के साथ क्रिया करके। एक होता है जल योजन, जैसा इसके जैसा का जैसा। जैसे अपन बात करते हैं सेल खनिज, यानी जो चट्टान होती हैं में जल के अवशोषण को हाइड्रेशन कहते हैं। अब जैसे आपने कहीं देखा होगा, आप जैसे मैं बता देता हूं, जब कोई भी चट्टान जब जल के ऊपर जल में क्रिया करेगी तो कभी कभी वो चट्टान फूल जाती है। क्या हो जाती है, कभी कभी वो चट्टान क्या हो जाती है, फूल जाती है। और फूलने पर वो क्या धीरे धीरे तनाव उत्पन्न करेगी या उसका भार बढ़ जाएगा, फिर वो टूट जाएगी। जैसे कभी आपने देखा होगा जो ब्रेड आते हैं, जैसे आप टोस्ट कहते हैं, जिसको आप जब अपन ब्रेड हाथ में लेते हैं तो हल्का होता है, जब अपन उसको चाय के साथ में या जब दूध के साथ में उसको डुबोते हैं तो वो एकदम आपको मुलायम मुलायम लेकिन भारी हो जाएगा। और भारी क्यों होगा, उसमें जल या जो दूध या जो चाय की मात्रा वो उसके अंदर समाहित हो जाएगी और वो फूल जाएगा।
पहले इतना आकार रहेगा तो वो थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, आकार में भी बड़ा हो जाएगा, भार में भी बड़ा हो जाएगा। और फिर आप इस प्रकार से इधर से आप पकड़ोगे इधर प्रकार से, तो इधर वाला टुकड़ा नीचे गिरने का प्रयास करेगा, यानी उसमें दोनों तरफ से जो भार होता है वो इस प्रकार से टूटने का प्रयास करता है। जब भार होगा किसी भी वस्तु में तो अपन एक तरफ से पकड़ेंगे तो दूसरी तरफ से वो नीचे गिरने का प्रयास करता है, यानी उसमें तनाव हो जाएगा, टूटने की क्रिया। तो इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं जल योजन क्रिया कहते हैं, जिसके कारण चट्टानें टूट जाती है। जैसे अपन पढ़ते हैं सेल खनिजों में जल के अवशोषण को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। और बॉक्साइड, फेल्सपार आदि सेलों में जल्दी जल सोखती है। जो बॉक्साइड की जो चट्टानें होती हैं, जो फेल्सपार की जो चट्टानें होती हैं, जैसे अपन फेल्सपार अजमेर में है और बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का आयशक है, तो इन चट्टानों के साथ में जब, या इन सेल खनिजों के साथ में जब जल सोख लेती है, ये क्या करती है, जब जल से क्रिया करेगी तो जल को क्या कर ले, जल्दी से सोख लेती है, जिससे उनका भार बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है और वे तनाव के कारण क्या हो जाती है, टूट जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था ब्रेड या जो डबल रोटी होती है जिसको आप कहते हो टोस्ट कहते हो, जब अपन उसको, या अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन चाय में बिस्किट को डुबाया तो बिस्किट का वजन पहले हल्का होता है, जैसे ही अपन चाय में डुबाएंगे तो बिस्किट का वजन बढ़ जाएगा और वो धीरे धीरे थोड़ा फूल जाएगा। जब वो फूल जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, जब फूल जाएगा, मुलायम हो जाएगा, तो वो उसमें अंदर क्या हो जाएगा, टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं जल योजन, हाइड्रेशन। ये इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना, हाइड्रेशन, डिसिलिकेशन। ये फिर अपन बात करते हैं गोलन। अब ये गोलन क्या होता है, यानी किसी भी पदार्थ का जल के अंदर घुल जाना। गोलन का मतलब घुल जाना, यानी गोल बना देना। जैसे अपन बात करते हैं वृषा जल सेल पदार्थों से अनेक प्रकार के अम्ल व कार्बनिक पदार्थों के साथ में, जो वर्षा का जल होता है, जैसे वर्षा का जल आएगा धरातल पर तो कहीं सारे जो वर्षा जल के साथ में अम्ल या जो कार्बनिक तत्व होते हैं, या कार्बनिक जो तत्व होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे कहीं पर चट्टान है तो वहां पर कहीं पर अम्ल की मात्रा या कार्बनिक तत्वों की मात्रा अधिकता है, तो वो वर्षा के साथ में क्या होता है, जब वो क्रिया करेगा अम्ल या जो कार्बनिक तत्व है, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस जल के साथ में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो घुल जाता है, यानी तत्वों का गोल बना लेता है और एक नया रासायनिक जो मिश्रण बना देता है। जो नया रासायनिक मिश्रण बनाएगा, उस रासायनिक मिश्रण बनाने की जो अभिक्रिया होती है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, यानी गोलन कहते हैं इसको। गोलन को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो रासायनिक अपक्षय होता है वो लगभग अपने 5 प्रकार का पढ़ा। जैसे मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको एक एक लाइन में। जैसे ऑक्सीकरण, यानी जब ऑक्सीजन वायुमंडल की और जब जल क्रिया करेगा और जहां कहीं भी चट्टान के साथ में या लोहे के खनिजों के साथ में क्रिया करेगा तो वहां पर वो जो चट्टान है वो टूटना शुरू हो जाएगी, या लोहे की जंग लगना शुरू हो जाएगी। ये तो होता ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में। जब अपन कार्बनीकरण की बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जल के साथ में क्रिया करेगी, और जहां कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो जल क्रिया करेंगे और वहां की जो चट्टानें होती हैं, तो वहां पर जो कार्बनिक अम्ल है उन चट्टानों के साथ में क्रिया करके क्या करेंगे, उस चट्टान को तोड़ देंगे। और ये होती है आपके चूना पत्थर की चट्टानों में। फिर हमने पढ़ा तीसरा, सिलिका पृथक्करण, यानी कोई भी जगह कोई भी चट्टान है और वर्षा जल आएगा तो उस चट्टान को धीरे धीरे वो क्या करना, तोड़ना शुरू कर देता वर्षा जल के साथ में। यानी जल की उपस्थिति के साथ में कोई भी चट्टान का धीरे धीरे टूटना क्या कहता है, सिलिका पृथक्करण कहलाता है। फिर अपन ने पढ़ा था एक होता है जल योजन। जल योजन में क्या होगा, कुछ ऐसी चट्टानें होगी, जैसे अपन बात करते हैं फेल्सपार या बॉक्साइड, तो ये चट्टानें जल को जल्दी से सोख लेती है और जल्दी से सोखेगी तो ये भारी हो जाएगी। जैसे आप मैं बता देता हूँ, जब आप कभी कपड़े धोते हो तो कपड़े का जो हल्का होता है, पहले जब पानी में भिगोते हो तो वो भारी हो जाता है। भारी होने के बाद में वो आपके हाथ से छूटने का प्रयास करता है, नीचे गिरने का प्रयास करता है, यानी वो धीरे धीरे हाथ से छिटकना प्रयास करता है, यानी भारी होगा तब, यानी उसमें तनाव बढ़ जाएगा। यहाँ ऊपर से अपन पकड़ेंगे तो उसका तनाव नीचे की ओर जाने का प्रयास करेगा, तो वहां से जब चट्टानें टूटती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जल योजन कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था गोलन, यानी जो वायुमंडल में कुछ ऐसे पदार्थ या अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल या ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उनकी उपस्थिति जब वर्षा जल के साथ में होती है, जब वो क्रिया करेंगे तो क्या होगा, जो चट्टान है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उसमें घुल जाएगी वर्षा जल के साथ में। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गोलन कहते हैं मुख्य रूप से। तो आज हमने रासायनिक
जो प्रक्रिया है उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया, रासायनिक अपक्षय के बारे में। थैंक यू।